हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन पोर्शन बताया गया था। आप लोग डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण के अलग अलग प्रकार को जाने थे। उसमें एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था, स्वपोषण, और साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि स्वपोषण दो प्रकार का होता है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा केमोसिंथेसिस। तो आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा केमोसिंथेसिस। हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, और भी इससे जुड़े हुए समस्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए जानें फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले यह समझें कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया या जीवाणुओं में होता है। तो यह क्रिया सिर्फ हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु में होता है, बाकी जीव जंतु में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसका परिभाषा या डेफिनेशन क्या है, इसे समझते हैं। पौधे के हरे भाग पर्णहरित की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो पौधे के हरे भाग में पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, परिभाषा में ही बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह क्रिया पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है। तो इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल दोनों का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, CO2 और जल का उपयोग करते हैं। ये CO2 और जल सनलाइट और क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करता है, जो कि आपको फॉर्मूला में दिखाया गया है। CO2 और H2O, यहाँ CO2 के 6 अणु और H2O के 12 अणु उपयोग में लाए जाते हैं। ये दोनों आपस में रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं,
के उपस्थिति में होता है और इस रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O और O2 का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक उत्पाद बाई प्रोडक्ट क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन और जल। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है। यह एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि जो फोटोसिंथेसिस है एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है, जिसमें जल का ऑक्सीडेशन होता है और इसके ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का ऑक्सीडेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और इसके रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट अथवा शर्करा बनता है। थोड़ा सा इसे हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो होता है उसको समझना होगा कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और यह क्रिया जो होते हैं पौधे के हरे भाग में होता है। जिस प्रकार हम लोग भोजन का निर्माण करते हैं, पौधे भी उसी तरह से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। हमारे भोजन का निर्माण रसोई में होता है, लेकिन पौधे का भोजन का निर्माण हरे पत्तों में या पौधे के हरे भाग में होता है। सबसे पहले हम लोग इसे समझने का कोशिश करें। यदि हमें कोई भोज्य पदार्थ या खाना बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल कच्चा सामान चाहिए। तो पौधे को भी भोजन बनाने के लिए कच्चा सामान चाहिए। तो इसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वह है जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो पौधे को भोजन बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए वो है जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्वेश्चन उठता है, ये जल पत्तियों को मिलता कहाँ से? देखिए, पत्तियों को जो जल प्राप्त होता है वह जड़ अथवा रूट के माध्यम से प्राप्त होता है। पौधे के जड़ भूमि के अंदर धंसे होते हैं। भूमि के अंदर नमी पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है। नमी या मॉइस्चर का मतलब होता है मिट्टी कणों के बीच छोटे छोटे जल कण, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये जो ब्लू रंग के गोले हैं वह मॉइस्चर को बताते हैं। इसी मॉइस्चर को जड़ अवशोषित करते हैं। जड़ में पतले पतले रेशे होते हैं जो कि यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इनको हम लोग रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं।
जड़ों में जो पतले पतले रेशे होते हैं इनको हम लोग रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं, और इसी मूल रोम से ये जो नमी है उसको पौधे अवशोषित करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, इस नमी को पत्ती तक कौन ले जाता है? तो पौधे के तना में या स्टेम में एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है जाइलम। यही टिश्यू H2O को पत्ते तक या बाकी हरे भाग तक पहुंचाता है। तो H2O जो है जाइलम के माध्यम से पत्तों में पहुंच जाते हैं। अब रहा CO2 कहाँ से आता है? CO2 हमारे एटमॉस्फेयर या वातावरण में है। पत्ते के निचले भाग में पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से CO2 पत्ती में प्रवेश कर जाता है। अब हमें रॉ मटेरियल मिल चुका है CO2 और H2O, तो क्या अब खाना बन जाएगा? नहीं। जिस प्रकार हमारे पास साग सब्जी दाल चावल सब रहते हुए भी खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए चूल्हे या ओवन की ज़रूरत है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी खाना बनाने के लिए एक ओवन चाहिए जो कि सूरज सन है। खाना बनाने के लिए जो ऊर्जा या ईंधन का प्राप्त होता है वह हमको सनलाइट से मिलता है, तो हमको सनलाइट भी चाहिए। तो ये जो है सनलाइट को इंडिकेट करता है। अब रहा, क्या अब खाना बन जाएगा? क्योंकि रॉ मटेरियल मिल चुका है और ओवन का भी व्यवस्था हो गया है, यहाँ सनलाइट ओवन का काम करता है। तो जी नहीं, जिस तरह से सब कुछ रहते हुए भी ओवन को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए एक इग्नाइटर चाहिए जिसे हम लोग लाइटर या माचिस कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एक इग्नाइटर चाहिए जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और ये पेड़ पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। तो हरे अंश में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी में हम लोगों को क्लोरोफिल मिलता है। एक क्लोरोफिल एक तरह का बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक, जिसका कार्य होता है रासायनिक प्रक्रिया को सिर्फ स्टार्ट देना, अर्थात यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को एक लाइटर के तरह स्टार्ट कर देता है और इसके बाद इसका कोई काम नहीं रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद पेड़ पौधे जिस खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के फॉर्मूला में दिखाया गया है। तो ये कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों को भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका कुछ अंश संचित भी कर लिया जाता है जो कि फलों में, तने में, जड़ में संचित हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि पेड़ पत्तियों में बना हुआ कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधे के अन्य भागों तक किस प्रकार से पहुंचता है? तो इसके लिए भी एक टिश्यू होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोएम। यही जो है पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ है।
यह हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, लेकिन जलीय पौधे जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। संतुलन बिंदु, कंपनसेशन पॉइंट। संतुलन बिंदु, कंपनसेशन पॉइंट क्या है, इसे समझने का कोशिश करते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, मुख्यतः प्रातःकाल या सायंकाल में, प्रातःकाल या सुबह में या सायंकाल शाम को प्रकाश की तीव्रता धीमी पड़ जाती है, तो इस समय फोटोसिंथेसिस का जो दर होता है वह भी धीमा होता है। इस समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्गत ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन के मात्रा के बराबर होता है, अथवा पौधों द्वारा श्वसन की क्रिया में की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु संचय मात्रा के समान होती है। इसी अवस्था को हम लोग संतुलन बिंदु कहते हैं। एक लाइन में समझने का कोशिश करें तो इस समय प्रकाश संश्लेषण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसे पौधे खुद अपने श्वसन में उत्पन्न कर लेते हैं, अर्थात बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसे ही हम लोग कंपनसेशन पॉइंट या संतुलन बिंदु कहते हैं। रात्रि के समय पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इस समय सिर्फ श्वसन का क्रिया होता है, इसलिए रात्रि काल में पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल जल है। हम लोगों ने अभी समझा कि जल को पौधे मूल रोम द्वारा मिट्टी के अंदर उपस्थित नमी के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधों के जड़ द्वारा जल का अवशोषण जिस क्रिया के माध्यम से होता है उसे हम लोग परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं, और जाइलम जो है इसे पत्तियों तक पहुंचा देता है। इसी जल से हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो रॉ मटेरियल चाहिए वह है क्लोरोफिल, जो एक कैटलिस्ट का भूमिका अदा करता है, मतलब रासायनिक प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि पौधे के हरे भाग में होते हैं। जिन भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं, अर्थात पौधे के जिन भागों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ प्लांट कहते हैं, और ये मुख्यतः पत्तियां ही हैं, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ शैवाल और हाइड्रिला में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके संपूर्ण शरीर में या संपूर्ण अंगों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जल में रहते हैं। क्लोरोफिल जो है कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि दोहरी सतह या दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उच्च पादपों या पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अस्तरमय रचनाओं की पट्टी होता है, जिसे ग्रेना कहते हैं।
और ग्रेना के अंदर स्ट्रोमा होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया इन्हीं ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के संपूर्ण भाग में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में एक तरह का मिनरल या खनिज पाया जाता है जो है मैग्नीशियम। तो हमें समझना होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल का दो टाइप होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, जिनका रासायनिक सूत्र दिया गया है। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र जो है वह है C55H72O5N4Mg। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल बी का सूत्र जो है C55H70O6N4Mg। देखिए दोनों में अंतर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहला में हाइड्रोजन के एटम 72 हैं और दूसरे में हाइड्रोजन एटम की संख्या 70 है। पहले में ऑक्सीजन की संख्या 5 है और दूसरे में ऑक्सीजन की संख्या 6 है। बाकी सब कुछ एक जैसा है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण। नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि यह क्रिया प्रकाश में होती है, क्योंकि इसके नाम में ही प्रकाश है, फोटो है, फोटो मतलब प्रकाश। तो क्या यह हर प्रकार के लाइट में होता है? नहीं, यह सिर्फ विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश में होता है। विजुअल लाइट के जो 7 वर्ण हैं, जिन्हें हम लोग विबज्योर कहते हैं, V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड, इन्हीं 7 वर्णों में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। इनके अलावा किसी भी प्रकार के लाइट में, चाहे वो इंफ्रारेड हो या अल्ट्रा वायलेट हो, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया सिर्फ विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश के होगा। बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे धीमी होती है। तो जो बैंगनी प्रकाश होता है, वायलेट पहला वाला जो है, विबज्योर में पहला वाला, उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे धीमा गति से होगा। और लाल जो है, रेड, इसमें सबसे तीव्र होगा। कृत्रिम सोर्स के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब अगर रात के समय हम लोग अलग अलग प्रकार के बल्बों का प्रयोग करके अगर उजाला करें तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण दो अवस्थाएं होती है। पहला प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। प्रकाशहीन का मतलब हुआ डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण 2 फेज में होता है। जो फर्स्ट फेज है उसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट फेज प्रकाश रासायनिक क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्रेना में होता है। अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रोमा और ग्रेना, बोले थे कि फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रक्रिया है ग्रेना और स्टोमेटा में संपन्न होता है। तो जो पहला फेज है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वह ग्रेना में होता है। इसे हम लोग
हिल रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है, जल डिकम्पोज होता है, और जल के डिकम्पोज होने से हाइड्रोजन के आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होता है जो कि एटीपी और NADPH का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया के अंत में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी और NADPH के रूप में निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग डार्क रिएक्शन, जो दूसरा फेज है प्रकाशहीन क्रिया या डार्क रिएक्शन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पहला फेज में ऊर्जा बना उसका उपयोग दूसरा फेज में किया जाएगा, क्योंकि दूसरा फेज प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है, मतलब रात में होता है। केमिकल डार्क रिएक्शन, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। इसके नाम से ही प्रतीत होता है डार्क रिएक्शन, अंधेरा, क्योंकि यह रात में होता है और इसे किसी प्रकार के प्रकाश की ज़रूरत नहीं होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। और यह जो है स्ट्रोमा में संपन्न होता है। अभी हम उन लोगों को देखा था ग्रेना और स्ट्रोमा, तो ये क्रिया जो संपन्न होता है स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया के लिए आवश्यक, देखिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए जो ऊर्जा है सीधे हम लोग को सूर्य के प्रकाश या सनलाइट से मिलता है, क्योंकि वो दिन में होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए ऊर्जा जो है पहला में जो तैयार किया गया था ATP और NADPH2 उससे मिलता है। तो इसके लिए NADPH2 और ATP दोनों का उपयोग करके ऊर्जा मिलता है। और इसी क्रिया में कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है। इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस फेज में बनता है, तो ये सेकेंड फेज में बनता है डार्क रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी सेकेंड फेज में बनता है डार्क रिएक्शन में। फर्स्ट फेज जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें जो है हाइड्रोजन के आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। अब साथ ही साथ अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ वो कहाँ से आया, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु टूटते हैं, जल के अणु टूटें तो उससे उत्पन्न हाइड्रोजन को कार्बोहाइड्रेट में खपत कर लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन बचा है वही ऑक्सीजन गैस बन के निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन वह जल से उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। रासायनिक संश्लेषण, केमोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के तरह ही रासायनिक संश्लेषण भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक मोड है। इस प्रकार का न्यूट्रिशन या इस प्रकार का संश्लेषण कुछ जीवाणुओं, बैक्टीरिया और कुछ कवक, फंगस में देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है या हो सकता है। अगर पूछा जाए यह क्रिया कब होता है, तो यह क्रिया किसी भी समय हो सकता है, दिन रात हर समय हो सकता है, क्योंकि इसका प्रकाश से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में प्रक्रिया करते हैं, साथ में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी प्रक्रिया करता है, और इसके फलस्वरूप CH2O जो कि बाद में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है का निर्माण होता है। साथ ही साथ सल्फर और जल बनता है। तो अगर पूछा जाए रासायनिक संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो नहीं, रासायनिक संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें सल्फर और H2O उत्पन्न होता है।
तो इस प्रकार आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस के बारे में समझा। लाइव प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।